एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आओ करो तैयारी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें हमारी पहली सीरीज़ जो होगी वो होगी क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसका नाम है हमारे अतीत भाग 1। इसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। ये जो हमारी एनसीईआरटी होगी वो चैप्टर वाइज होगी। हर चैप्टर को हम अलग अलग बना रहे हैं, जिससे आपको बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियोज़ होगी, आप पार्ट में देख सकते हैं। और ये जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं, आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी स्टेट का टेट हो, सुपर टेट हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसके लिए चलिए आप देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला चैप्टर है यहाँ पे क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर में देखिए, ये जो एनसीईआरटीज़ है ये बहुत ही अच्छी बनाई गई है। इसमें हर चीज़ ऐसे पूछा जाता है सवाल, जैसे कोई बच्चा है वो जानने की कोशिश कर रहा है, और समझने का तरीका भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जो इसमें चैप्टर है, इसमें रशीदा का सवाल है। रशीदा घर पे बैठी अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है, और वो ये जानने की कोशिश करने लगती है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ये जो 100 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो बहुत पहले जानने के लिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम स्टार्ट करते हैं, लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पर है, नर्मदा नदी का पता लगाओ। यानी नर्मदा नदी, पहले हम देख लेते हैं नर्मदा नदी का लोकेशन, नर्मदा नदी कहाँ है। तो ये देखिए, ये जो आपका भारत का मानचित्र है, ये विंध्य की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, ताप्ती नदी है यहाँ पे, ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यानी नर्मदा नदी के तट पे कई लाख वर्ष पहले से लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक क्या होते हैं? जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो संग्राहक लोग थे, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह यानी इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। चलिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे है जो अफगानिस्तान वाला आपका एरिया है, यहाँ पे है सुलेमान, यहाँ पे है किरथर पहाड़ियाँ, और यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है? ये है काबुल नदी। इसी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या उपजाया? गेहूं तथा जौ। ये गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने ही भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। गारो और मध्य विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये देखिए, आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, दिख रहा है ना? ये देखिए, ये है आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ, और ये देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में है आपका गारो पहाड़ियाँ। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो आपका क्वेश्चन होगा कृषि का विकास कहाँ हुआ? तो गारो की पहाड़ियों और जो विंध्य की पहाड़ियाँ थी वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। और सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल उपजाया गया। वे स्थान कहाँ थे? विंध्य के उत्तर में थे। यानी विंध्य के उत्तर में सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल उपजाया गया। मानचित्र पर सिंधु
तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए हम मानचित्र भी आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं। देखिए आपकी सिंधु नदी कहाँ पे है, ये है इसकी सिंधु नदी, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, और गंगा की सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चलिए फिर से मानचित्र पे आते हैं, देखते हैं गंगा कहाँ है। ये देखिए गंगा है, और इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी, यहाँ पे है सोन नदी, देख लिया आप लोगों ने। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना गया। यानी जो मगध राज्य है, अभी हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे कि मगध बहुत एक विशाल साम्राज्य बना, तो वो जो उसका विकास हुआ, यानी जो मगध बना वो कहाँ पे था, गंगा के दक्षिण में था। उसके अगल बगल जो नदियाँ थीं उन्होंने मगध को उतना प्रभावशाली बनाया। से जाना जाता है कि इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। यानी लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्यों जाते थे, तो कभी कभी तो वो यात्रा करने के लिए जाते थे, और कभी कभी जैसे लड़ाइयाँ हो गई तो उनकी सेनाएं एक दूसरे से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु भी लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी लोग क्या क्या जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं, विजय हासिल कर रहे हैं, ये चल नहीं रहा है, विजय हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, व्यापारी हैं वो व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, और जो धर्म गुरु हैं वो शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं। आज लोग यात्राएं क्यों कर रहे हैं, एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ ही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को क्या किया, समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी जब हमारे एक देश से दूसरे देश में जब लोग आए गए वहाँ से, तो एक दूसरे के विचारों को जाना। जब विचार को जानेंगे, एक दूसरे के जितने भी कल्चर हैं, तौर तरीके हैं, हमने उसको समझा, उसको जाना, हर तरीके का आदान प्रदान हमने किया। अब देखते हैं कि हमारे जो देश का नाम है वो कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूरान का पता लगाओ। आप एटलस देखिएगा, उसमें ईरान और यूरान को आप देख सकते हैं। यहाँ से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। यानी जो इंडिया नाम है ये हमें किसने दिया, ईरानियों और यूनानियों ने दिया। वो जब यहाँ पे आए तो वहाँ पे जब उन्होंने सिंधु नदी को पार किया, जब पार करके वो इस एरिया में आए तो यहाँ को उन्होंने हिंदोस या इंदोस कहा। इसी का नाम बाद में जा कर के इंडिया हो गया।
भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था। जो भारत नाम है, ये भारत नाम का जो प्रयोग है, ये उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनका एक ग्रुप था, एक समूह था। उस समूह में जो जितने भी लोग रहते थे, इन लोगों को भरत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति क्या है, ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या तो नहीं भी पढ़ा होगा, तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे ही कि ऋग्वेद में जो दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है, उसमें एक कबीले थे। जैसे उसमें एक कबीला था भरत कबीला, तो ये भरत कबीला जो था उसमें कुछ लोग थे, यानी समूह था, उन्हीं को ये लोग नाम रखते थे। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, यानी जो पुस्तक लिखी गई है उसको ढूंढना है, पढ़ना है। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब क्या है, ऐसी पुस्तक जो हम हाथ से लिख रहे हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। ये जो शब्द है, ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। देख लीजिए, आप एक देख सकते हैं यहाँ पे, ये कैसे पांडुलिपि, एक भोज नामक ताड़ का जो पत्र होता है, पन्ना, वो वहाँ का पत्ता होता है, उस पर ये लिखा हुआ है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ को नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से में प्राप्त होती हैं। कहाँ कहाँ पे? मंदिरों और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी ये जो पांडुलिपि है उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? राजाओं का जीवन, और उस समय जितने भी धार्मिक मान्यताएं होती थीं, औषधि होती थी, विज्ञान होती थी, सभी की जानकारी उस पांडुलिपि में मिलती थी। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएं, क्या क्या? महाकाव्य और कविताएं तथा नाटक भी हैं, जिससे हमें अतीत में क्या हुआ था इसकी जानकारी मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में लिखे हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृत भाषा उसका प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लोग पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी अभिलेख जो होता है वो कहाँ मिलते थे? ऐसा लेख है जो किसी पत्थर पर या धातु जैसी अपेक्षाकृत जो कठोर सतह है उस पर उत्कीर्ण किया जाता था, उस पर लिखा जाता था, उसी को हम अभिलेख कहते थे। देखिए यहाँ पे एक अभिलेख का ये बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं चित्र में। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। यानी जो ये अभिलेख है, ये राजा लोग क्या करते थे? राजा तो इतना दूर दूर तक लोगों को संदेश नहीं भिजवा सकता, तो वो एक जगह क्या करता था, किसी कठोर धातु पे, सतह पे या पत्थर पे उनको उत्कीर्ण करवा करके कहीं भी लगवा देता था, जिससे लोग उस संदेशों को पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रख सकते थे। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन कर रहा है रशीदा, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप बताइए क्यों ऐसे कठोर सतहों पर लिखवाया जाता था, इसका फ़ायदा क्या था और ऐसे करवाने में दिक्कतें क्या आती थी? तो आप सोचिए, अच्छी बात है। हम चाहें तो आपको भी बता सकते हैं, लेकिन आप सोचिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए बता देते हैं। कठोर सतह पे लेख लिखवाने के फ़ायदे ये थे कि ये जल्दी नष्ट नहीं होगा, सड़ेगा गलेगा नहीं, मिटेगा नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम तक हम इसको रख सकते हैं। देखिए तब से रखा, तभी आज हम इसको देख पा रहे हैं। और दिक्कतें क्या आती थी? क्योंकि उस पत्थरों को काट काट के लिखना, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पुरातत्वविद। यानी पुरातत्वविद उसे कहा जाता है जो अतीत में कोई वस्तु है उसको प्रयोग में लाया जाता था और कैसे उसका प्रयोग किया जाता था, ये बताने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। जो भी अवशेष मिलते हैं पुराने इमारतों के, उनमें चित्र क्या थे, उनमें क्या मूर्तियां बनी हैं, इनका अध्ययन जो करते थे उन्हीं को पुरातत्वविद कहा जाता था। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों
की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। उनसे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बताइए सोच के। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी स्रोत क्या है? जो हमसे पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, पुरातत्व हो गया, इसे जो भी जानकारी मिल रही है किसी इतिहासकार को, उसी को वो स्रोत कहा जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यानी अतीत क्या है? एक बहुवचन शब्द है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। कहाँ के लोग? अंडमान द्वीप के। इसके विपरीत अगर किसी शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे आज क्या है, जहाँ के लोग रह रहे हैं, जिसके यहाँ पूरा समुद्र है, वो वहाँ पे मछली खाएंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो रही है, उनका जो मुख्य भोजन होगा वो चावल होगा। तो जैसा जहाँ का जलवायु होता है, जैसा जहाँ का भूगोल होता है, उसी तरीके से वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। वो शासक क्या करते थे? जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, उसी को वो एक किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवा करके लगवा देते हैं। जैसे अभिलेख कहते हैं, उसी से हमें जानकारी पता चलती है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रचारक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में है 2000 को हम अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए, इसको भी जान लीजिए। इतिहास और तिथियां ये क्या है? अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसको बीसी मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बिफोर। इसका पूरा नाम है बिफोर क्राइस्ट। इसको हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? एडी लिखते हैं, एनो डोमिनी। ये लैटिन शब्द है, ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह BCE का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरास
तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। अन्यत्र है, अन्यत्र में देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। देखिए ये उनके लिपि हैं। ये जो लिपि है PTOLMIIS, तो ये इनके चित्रों के द्वारा लिपि है। देखिए मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ के लोग ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर ऐसा ही एक लेख लिखा है जो भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि तुम देख सकते हो। यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया है कि विभिन्न अक्षर उनके लिए प्रयुक्त किए गए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर है। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इसको हम सारी एक साथ करवा देंगे और कुछ जो उपयोगी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। जैसे जो उपयोगी शब्द हैं, उपयोगी शब्दों में यात्रा क्या है, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार किसे कहते हैं, स्रोत किसे कहते हैं, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने का क्या मतलब है, ये सब हमने आपको करा दिया, आप जान सकते हैं। कृषि का जो आरंभ हुआ था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना होगा। जैसे कृषि का आरंभ 8000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बने थे। ये कहाँ पे बने थे? हमने पढ़ा ना, नर्मदा नदी के किनारे बने थे। गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज्य कब बना था? ये 2500 वर्ष पूर्व बना था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है।